तो यार कैसे हो आप सब, मेरा नाम है हासिब। अभी आपके महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें एग्जाम डेट भी कंफर्म कर दी गई है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम के बारे में कि क्या ये एग्जाम होता है, इस एग्जाम के थ्रू कहां पर आपको एडमिशन मिलता है, क्या इस एग्जाम का पैटर्न होता है, उसके अलावा इस एग्जाम का क्या सिलेबस होता है, कैसे ये निमसेट एंड सीयूईटी से अलग है, और इसके अलावा छोटी सी छोटी चीजें जो इस एग्जाम से रिलेटेड हो सकती है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। और वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि क्या आपको ये एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम क्या होता है। ये आपका एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है और इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ प्राइवेट या कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, वहां आपको एमसीए के लिए एडमिशन मिलता है। और ये एग्जाम उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो महाराष्ट्र में रहते हैं, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन काफी ज्यादा होता है, यानी कि 80 से 85% यहाँ पर रिजर्वेशन होता है महाराष्ट्र के बच्चों के लिए। तो अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए। इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन डेट 25 दिसंबर से स्टार्ट हो गई थी और 25 जनवरी तक कभी भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और ये आपका एग्जाम 23 मार्च 2025 को होने वाला है और ये आपकी टेंटेटिव डेट है, यानी कि ये डेट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है, थोड़ा बहुत ही होगी, तो ये कंफर्म डेट नहीं है, ये आपकी टेंटेटिव डेट है। अब हम इस एग्जाम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। इस एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए आपकी कोई भी एक बैचलर डिग्री होना चाहिए जिसमें आपके मिनिमम 50% नंबर हो। और ये एग्जाम उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा एग्जाम है जो निमसेट एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि निमसेट एग्जाम के अंदर आपको मिनिमम 60% नंबर ग्रेजुएशन में चाहिए होते हैं। तो अगर आप निमसेट एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो तो महाराष्ट्र सीईटी आपके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम हो सकता है। और इसके अलावा ये 50% नंबर उन बच्चों को चाहिए जिनकी ओपन कैटेगरी है या जो बच्चे महाराष्ट्र के नहीं हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो महाराष्ट्र से हो, उसके अलावा आप ओबीसी में आते हो या एससी में आते हो या एसटी में आते हो या पीडब्ल्यूडी में आते हो, तो 45% में भी आप एलिजिबल हो जाते हो। और इसकी एग्जाम फीस होने वाली है 1200 रुपए उन बच्चों के लिए जो ओपन कैटेगरी में आते हैं और 1000 रुपए उन बच्चों के लिए जो एससी एसटी या ओबीसी में आते हैं, प्लस वो महाराष्ट्र में रहने वाले हैं। अब हम इस एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं, क्योंकि ये निमसेट से थोड़ा अलग है। यहाँ पर आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपको 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट्स मिलते हैं। और इन 100 क्वेश्चंस में आपके 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के होते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 20-20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर और इंग्लिश के होते हैं। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन सही करने के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। और यहाँ पर वेटेज वाली चीज नहीं होती कि अगर आप मैथ का क्वेश्चन सही करोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन सही करोगे तो वहां पर आपको कम नंबर मिलेंगे। नहीं, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए बराबर नंबर मिलते हैं। तो ये निमसेट से काफी अलग हो जाता है, क्योंकि निमसेट के अंदर मैथ का ज्यादा वेटेज होता है। 1000 में से 600 नंबर की मैथ होती है, एक क्वेश्चन मैथ का 12 नंबर का होता है। तो कोई अगर बच्चा ऐसा है जिसकी मैथ वीक है तो वो निमसेट एग्जाम नहीं क्रैक कर पाता। लेकिन यहां पर अगर आपकी मैथ वीक है तो रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश के थ्रू भी आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो टोटल 100 क्वेश्चंस हैं आपके और 200 नंबर का टोटल आपका पेपर होने वाला है, 2 नंबर फॉर ईच 1 राइट क्वेश्चन। और यहां पर आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। बाकी के जो भी आपका सीयूईटी एग्जाम है या निमसेट एग्जाम है वहां पर आपकी निगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, लेकिन यहां पर आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपका ये एग्जाम भी ऑनलाइन मोड में होता है निमसेट की तरह। और इस एग्जाम के रिजल्ट में आपको रैंक नहीं दी जाती, आपको यहाँ पर परसेंटाइल दी जाती है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो परसेंटेज और परसेंटाइल को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो परसेंटाइल समझना बहुत ज्यादा आसान होता है। जैसे आपका ये एग्जाम होता है 200 नंबर का, लेकिन यहां पर क्या देखेंगे, जैसे कि जो आपका टॉपर बच्चा है उसने यहां पर 150 स्कोर किया, उसने 150 स्कोर किया, तो आपका जो अब यहाँ पर टोटल है ना वो 150 हो जाएगा। तो अगर आपके 150 नंबर आते हैं तो आपको 100 परसेंटाइल दी जाएगी, या अगर आपके 75 नंबर आते हैं तो आपको 50 परसेंटाइल दी जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटाइल क्या होती है। जो आपके टॉपर के नंबर हैं वो आपके टोटल की तरह यूज किए जाते हैं परसेंटाइल निकालने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या एक सेफ स्कोर होता है इस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर मिनिमम आपके 130 से ज्यादा नंबर होना चाहिए। अगर आप 130 से ज्यादा नंबर ले आते हो तो आपको कोई ना कोई एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। अगर हम बात करें कि जो टॉपर होता है उसके कितने नंबर आते हैं, तो वैसे तो पेपर टू पेपर डिपेंड करता है, हर साल ये स्कोर अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम एक अप्रोक्सीमेटली फिगर देखें तो 160 से प्लस नंबर अगर आप लाते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आप 100 परसेंटाइल बना सकते हो। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस एग्जाम के सिलेबस पर। तो यहाँ पर भी आपकी मैथमेटिक्स होने वाली है, रीजनिंग होने वाली है, कंप्यूटर होने वाली है, इंग्लिश होने वाली है। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो जो आपका निमसेट का सिलेबस है
सेम सिलेबस आपका ये है, लेकिन यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जो अलग किए गए हैं और कुछ एडिशनल टॉपिक ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के सिलेबस पर बात कर लेते हैं। तो जो सिलेबस आपके निमसेट की मैथमेटिक्स का है, लगभग वही सिलेबस आपका यहाँ होने वाला है। बस कुछ टॉपिक्स हैं जो हटाए गए हैं और कुछ ऐड किए गए हैं। तो जो टॉपिक्स हटाए गए हैं पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। तो आपके मैथमेटिक्स में अलजेब्रा के अंदर डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टॉपिक हटाए गए हैं और बाइनोमियल थ्योरम आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस एकदम सेम है जो आपके निमसेट एग्जाम का है, वही सेम सिलेबस आपका यहाँ पर महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम का है। उसके अलावा जो आपका एक कैलकुलस टॉपिक है वो पूरे तरीके से हटा दिया गया है और केवल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके इस एग्जाम का पार्ट है कैलकुलस के अंदर। और निमसेट एग्जाम में एक टॉपिक जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है वेक्टर, लेकिन यहाँ पर वेक्टर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके अलावा जो आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो आपके मैथमेटिक्स की तरह ही यहाँ पर देखी जाएगी, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आएंगे लेकिन आपके मैथ के सेक्शन में। तो आई होप अब आपको मैथ का सिलेबस समझ में आ गया होगा। और एक बात और, जो मैं आपको यहाँ पर ये बोल रहा हूँ ना निमसेट का सिलेबस, तो निमसेट का सिलेबस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है, तो आप वहां पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज देख सकते हो, तो जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर सारी चीजें देख सकते हो, ये सिलेबस वगैरह सारी पीडीएफ वहां से एक्सेस कर सकते हो। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो आपके निमसेट में थी वही सेम रीजनिंग आपकी यहाँ पर महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम के अंदर है। इसके बाद जो आपका कंप्यूटर का सिलेबस है, कंप्यूटर का सिलेबस एकदम सेम है जो निमसेट का एग्जाम का सिलेबस है, प्लस उसमें सी लैंग्वेज और बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐड किया गया है। और इंग्लिश के अंदर आपका सेम सिलेबस है जो आपके निमसेट के अंदर आता है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर निमसेट के सिलेबस की पीडीएफ एक्सेस कर लेना। उसके बाद आप सारे जो भी टॉपिक्स हैं टिक कर लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको भी आप लिख लेना। अब इसके बाद बात आती है कि क्या आपको ये एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आपको 100% ये एग्जाम देना है। अब आपको ये एग्जाम क्यों देना चाहिए, उसका सबसे पहला रीजन ये है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है पेपर को हैंडल करने का, कि पेपर को कैसे हैंडल करना है वो आप पेपर देकर सीखते हैं। यानी कि जो आपके मॉक एग्जाम होंगे या जो आप टेस्ट देते होगे वीकली, उससे आप वो सारी चीजें नहीं सीखोगे जो आप एक्चुअल पेपर जब आप दोगे ना, तो जिस स्ट्रेस के साथ वो आप पेपर दोगे, तो स्ट्रेस को हैंडल करना, ये सारी चीजें एक आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के लिए आपको ये पेपर जरूर देना है। और आपके लिए पहली प्रायोरिटी हमेशा एनआईटीज होना चाहिए, क्योंकि वहां पर प्लेसमेंट्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और वो कुछ ज्यादा बेटर ऑप्शंस हैं आपके लिए। लेकिन कहीं अगर ऐसा हो जाए कि आप निमसेट एग्जाम में अच्छी रैंक नहीं ला पाए, या जो अब आपका एग्जाम होने वाला है किसी वजह से आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाए, तो आपके पास एक बैकअप रहेगा कि आपके पास ये कॉलेज है, इस कॉलेज में जाकर आप एमसीए कर सकते हो, जिससे आपका टाइम खराब नहीं होगा। इसलिए आप इस एग्जाम को एक बैकअप एग्जाम की तरह भी देख सकते हो। और जब आपके इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गई है, तो अब से आपको टेस्ट देना भी स्टार्ट कर देना है, यानी कि वीकली आप टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहो और 1 महीने बाद आपको मॉक एग्जाम देना भी स्टार्ट कर देना है। और अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो टेस्ट सीरीज ले लेना। और अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है कि किस कोचिंग की हम टेस्ट सीरीज लें, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप अब आपको सारा कुछ महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम के बारे में समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं या कोई चीज मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहां पर मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव थी तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।